कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। हम दो आदमी थे, मैं और मेरा खलासी रफीकम। हमारे सामने खाली सड़क थी, अनंत अंधकार में खोती हुई। और फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैं खुद भी नहीं करता अगर अपनी आंखों से न देखा होता। कुछ ऐसा जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हारी सोच को वैसे ही मरोड़ दे जैसे जड़ों की दरारें सीमेंट को तोड़ देती हैं, तो उसे भूल पाना नामुमकिन हो जाता है। कुछ रास्ते मौत से भी बदतर जगहों तक ले जाते हैं और कुछ मुसाफिर कभी सवार नहीं किए जाने चाहिए। सूरज ढल रहा था। आकाश पर लाल, जामुनी और सुनहरे रंग बिखरे थे, जैसे बुझती आग की आखिरी चिंगारियां। मैंने ट्रक को NH-27 पर मोड़ा, एक लंबा हाईवे जो उत्तरी मैदानों को चीरता हुआ आगे बढ़ता था। रफीकत मेरे बगल में बैठा था, पैरों को डैशबोर्ड पर टिकाए और सड़क किनारे से खरीदी गई ईख चबा रहा था। वह ज्यादा से ज्यादा 23 साल का होगा, जोश से भरा, हर काम में खुद को साबित करने को तैयार। अच्छा खलासी था, बस जरूरत से ज्यादा बातें करता था। भाई, किसी ढाबे पर रुकते हैं? उसने ईख का एक टुकड़ा खिड़की से बाहर थूकते हुए कहा। भूख से जान निकल रही है। मैंने सड़क से नजर हटाए बिना सिर हिलाया। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट हमारे दिलों की धड़कन जैसी थी, नियमित और भरोसेमंद। हमारी गाड़ी अनाज की बोरियों से लदी थी। लखनऊ से सिलीगुड़ी तक का सफर था। अगर हम बिना रुके चलते रहे तो रात भर में पहुंच सकते थे। 10 किलोमीटर आगे एक अच्छा ढाबा है, मैंने कहा। खाना बढ़िया है, चाय साफ मिलती है, रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा। और शायद थोड़ा पैर फैलाने की जगह भी मिल जाए। कमर टूट रही है भाई। कुछ ही देर में ढाबा सामने आ गया। हाईवे के किनारे एक छोटा फीकी रोशनी वाला ठिकाना। उसका जंग लगा बोर्ड हवा में हल्के हल्के हिल रहा था, जिस पर धुंधले सफेद अक्षरों में लिखा था, शर्मा ढाबा, 1984 से सेवा में। कुछ ट्रक पहले से बाहर खड़े थे। उनके ड्राइवर खाटों पर बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन माहौल में कुछ अजीब था। इतनी भीड़ होने के बावजूद ढाबे पर एक अस्वाभाविक खामोशी थी। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ऊंची आवाज में बातें नहीं, सिर्फ धीमी फुसफुसाहटें, जैसे लोग कुछ कहने से डर रहे हों। रफीकत को कुछ एहसास नहीं हुआ। उसने आलस से अपने बाजू फैलाए और सीधे काउंटर की तरफ बढ़ गया। 2 प्लेट दाल रोटी का ऑर्डर दे दिया। मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन मेरी नजरें धीरे धीरे ढाबे के दरवाजे के पास बैठे बुजुर्गों के झुंड की ओर खिंच गईं। वे हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, कुछ ऐसा जिसे पढ़ना मुश्किल था। आखिरकार उनमें से एक बुजुर्ग ने, जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं और चेहरा वक्त की मार से तराशा हुआ लग रहा था, धीमे स्वर में पूछा, तुम लोग आज रात भूरा कुआं वाले हाईवे से जा रहे हो? मैं पल भर को रुका। हाँ, क्यों? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, जिसे तय कर रहा हो कि आगे कुछ कहना भी है या नहीं। आधी रात से पहले लौट आना, वह बोला। वो सड़क श्रापित है। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ के जरिए ऊपर तक चढ़ गई, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। ऐसी बातें मैंने पहले भी सुनी थी। भूतिया सड़कें, खौफनाक मोड़, श्रापित गांव, बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई जाती थीं, लेकिन सच कितनी थी कौन जाने। मैंने जबरन मुस्कान ओढ़ी। भूत प्रेत की कहानियां, बाबा? बुजुर्ग ने मुस्कुराने की जरूरत नहीं समझी। कहानी नहीं, चेतावनी है। तभी रफीका लौट आया, हाथ में 2 गर्मा गर्म प्लेटें संभाले। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैंने टाल दिया। लेकिन जैसे जैसे हम खामोशी से खाना खाते रहे, मुझे बुजुर्ग की निगाहों का बोझ अपनी पीठ पर महसूस होता रहा, जैसे कोई अदृश्य वजन मुझ पर दबाव डाल रहा हो। ढाबे की लालटेनें हवा में झूल रही थीं। उनकी टिमटिमाती रोशनी से हमारी परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। रात गाढ़ी हो चुकी थी। चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया था, जैसे कोई भारी चादर हमें ढक रही हो। दूसरे ट्रक ड्राइवर भी धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उनके संवाद फुसफुसाहटों से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैंने एक बार फिर उस बुजुर्ग की ओर देखा। वह अब भी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। ये गांव वाले ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? रफीकत ने बड़बड़ाते हुए अपने कुर्ते से हाथ पोंछे। ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधे मौत के मुंह में जा रहे हों। मैंने लंबी सांस छोड़ी
और अपनी प्लेट दूर सरका दी। छोड़ना, बूढ़े लोग हैं, पुरानी कहानियां सुनाते रहते हैं। लेकिन बुजुर्ग की चेतावनी मेरे जहन के किसी कोने में अटक गई थी। भूरा कुआं। मैंने पहले कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया था, मगर उसके बारे में सुना जरूर था। एक सुनसान सड़क जो वीरान जमीन के बीच से होकर निकलती थी। वहां से 50 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई मदद नहीं। ऐसी सड़क जहां अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी को सुबह से पहले पता भी नहीं चलेगा। फिर भी हमें वक्त पर पहुंचना था। अनाज की खेप सिलीगुड़ी पहुंचानी थी और अगर हम दूसरा रास्ता लेते तो घंटों की देरी हो जाती। मैंने पैसे चुकाए और हम ट्रक की तरफ बढ़े। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, वो बुजुर्ग फिर से बोला, किसी के लिए मत रुकना, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए। इंजन की घर घराहट उसकी आवाज को निगल गई। रफीकन हंसते हुए बोला, इन्हें क्या लगता है हम छोटे बच्चे हैं जो भूतों से डर जाएंगे? मैंने कुछ नहीं कहा। अजीब बात थी, मगर स्टीयरिंग पकड़ते ही मेरी उंगलियां और ठंडी पड़ गईं। सामने सड़क दूर तक फैली हुई थी, एक लंबी काली लकीर जो अंधेरे के समंदर को चीरती चली जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके आगे सिर्फ एक गहरा अथाह अंधकार था। न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई घर, न कोई हलचल। रफीकट खिड़की से सिर टिकाकर किसी पुराने लोकगीत को गुनगुना रहा था। मैंने सड़क पर निगाहें जमाए रखी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्की हल्की थाप दे रही थी। पहला घंटा आराम से बीत गया। सड़क एकदम साफ थी। ट्रक बेधड़क दौड़ रहा था। सिर्फ इंजन की आवाज थी और दूर कहीं झींगुरों की टर्र टर्र। लेकिन मेरे मन में अब भी वही बुजुर्ग की आवाज गूंज रही थी, किसी के लिए मत रुकना। फिर हवा बदल गई। पहले तो यह बदलाव मामूली लगा, जैसे किसी ने अचानक सारी हलचल रोक दी हो। जो हवा पूरे रास्ते एक मध्यम संगति दे रही थी, वो अचानक गायब हो गई। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ ठिठक गए। उनकी शाखाएं अधूरे झूले की मुद्रा में जमी रह गईं। यहां तक कि झिंगुरों की टर्राहट भी खामोश हो गई। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की। दिल की धड़कन तेज हो गई। रफीका, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? वो ऊंघता हुआ अंगड़ाई लेने लगा। क्या महसूस होना चाहिए? हवा, ये सन्नाटा, कुछ तो गड़बड़ है। रफीकट ने आंखें घुमाई। तू ज्यादा सोच रहा है, लगता है वो बूढ़े बाबा की बात तेरे दिमाग में बैठ गई है। मैंने बहस नहीं की, लेकिन एक बेचैनी मेरे जहन में सुइयों की तरह चुभने लगी। ट्रक आगे बढ़ता रहा। हेडलाइट्स सड़क के उखड़े हुए टार को रोशन कर रही थी और तभी मैंने उसे देखा। एक साया सड़क के किनारे खड़ा हुआ। कोई आदमी या फिर कुछ जो आदमी जैसा दिख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, सड़क की ओर मुंह किए हुए। उसके कपड़े फटे पुराने और मिट्टी से सने हुए थे। उसके हाथ बेजान से बगल में झूल रहे थे, सिर थोड़ा एक तरफ झुका हुआ। रफीका सीधा होकर बैठ गया। अबे, ये कौन है? मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई। जैसे जैसे हम करीब आते गए, हेडलाइट की रोशनी ने उस आकृति की ओर भी खौफनाक झलक दी। उसकी त्वचा हड्डियों पर इतनी कसी हुई थी कि जैसे खींचकर फटने वाली हो। आंखें बस गड्ढों में धंसी हुई काली छायाएं थीं और होंठ वो हिल रहे थे, कोई फुसफुसाहट। मैंने ट्रक धीमा नहीं किया, करने की हिम्मत भी नहीं थी। बूढ़े बाबा की चेतावनी कानों में गूंज उठी, किसी के लिए मत रुकना, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए। लेकिन रफीकर इतना सतर्क नहीं था। भाई, रुक कर देख लें। नहीं, मैंने सख्ती से कहा। खिड़की बंद रख। ट्रक गरजता हुआ उस आकृति के पास से गुजर गया। ठीक उसी पल जब हम उसके सबसे करीब थे, मेरी नजर उसके चेहरे से मिली। दो काले खाली गड्ढे सीधे मेरी तरफ घूरते हुए। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। मैंने लंबी सांस छोड़ी जो जाने कब से अटकी हुई थी। रफीकत भी गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, साला, ये तो सच में डरावना था। मैंने सिर हिलाया, स्टीयरिंग पर उंगलियां और कस ली। हम नहीं रुकेंगे जब तक भूरा कुआं पार न कर लें। लेकिन दिल के किसी कोने में मैं जानता था, हम अब अकेले नहीं थे। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे में अकेली लड़ रही थी, सड़क को काटती हुई। आगे का रास्ता अंतहीन लग रहा था, जैसे साया निगलने को तैयार बैठा हो। रफीक ने अब कुछ कहना बंद कर दिया था। पहले जो उसकी आवाज में मजाकिया लहजा था, अब वो कहीं गायब हो गया था। वो बेचैन था, बार बार साइड मिरर में झांक रहा था। मैंने आंखें सड़क पर गड़ा दी, मगर मेरे अंदर बेचैनी का एक ठंडा गोला बन चुका था। वो आदमी, अगर वो सच में आदमी था, कुछ था उसके खड़े होने के तरीके में।
उसके होंठों की उस खामोश सरगोशी में जो इंसानी नहीं लगी। मेरी नजर रियरव्यू मिरर पर गई। कुछ नहीं, सिर्फ सड़क अंधेरे में घुलती हुई। रफीकत ने धीमी आवाज में कहा, भाई तू पक्का कह रहा है हमें नहीं रुकना चाहिए था? मैंने उसे घूरा। किस लिए? मुसीबत बुलाने के लिए? पर अगर वो असली था, अगर धड़ाम, ट्रक जोर से झटका खाकर हिल गया। हम दोनों अपने अपने सीट पर उछल पड़े, जैसे किसी चीज ने ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर मारी हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। रफीकत हड़बड़ाकर पीछे की खिड़की से झांकने लगा। अबे ये क्या था? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कोई गड्ढा होगा, मगर मैंने ऐसा कोई गड्ढा देखा नहीं था। सड़क एकदम साफ थी। हमारे बीच एक लंबी खामोशी पसर गई। ट्रक का इंजन धीमे धीमे गुनगुना रहा था, मगर बाकी सब जैसे कुछ अजीब था, जैसे हम किसी ऐसी जगह आ गए हों जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। रफीकत आगे झुककर खिड़की से सिर टिकाए बैठा था। उसकी आवाज दबे डर से कांप रही थी। भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं इनकार नहीं कर सकता था। कैबिन के अंदर की हवा भारी लगने लगी थी, जैसे उसमें कोई अनदेखी चीज घुल गई हो। यहां तक कि रात की आम आवाजें, झींगुरों की टर्राहट, ठंडी हवा की सरसराहट, दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज, सब गायब थी। सिर्फ सन्नाटा और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि मुझे लगा शायद मेरा वहम है। रुको, एक औरत की आवाज, सांसों में लिपटी, गिड़गिड़ाती हुई। रुको, ठहर जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रफीका की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तूने भी सुना? उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरा गला सूख गया था। रुको। इस बार आवाज और करीब से आई। रफायका ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। भाई, अगर कोई सच में। कैबिन की लाइट्स झपकने लगी। फिर ट्रक जोर से झटका खाकर एक तरफ मुड़ गया, जैसे किसी भारी चीज ने उसे जबरदस्ती खींच लिया हो। रफीकत की चीख निकल गई। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन गरजा, टायर जमीन से घिसटते हुए फिसले, फिर अचानक पकड़ बनाकर ट्रक को आगे धकेल दिया। जो भी हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, उसने हमें छोड़ दिया। फुसफुसाहट बंद हो गई। सड़क हमारे आगे फैली हुई थी, उतनी ही सुनसान, उतनी ही डरावनी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर मैं जानता था अब रुकना मौत बुलाने जैसा होगा। रफीका भी चुप था। बहुत देर तक हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। रफीका ने जैसे खुद से ही बुदबुदाया, वो औरत की आवाज थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने कुछ देखा था। ठीक उसी वक्त जब ट्रक की लाइट्स झपकी थीं, कोई चीज ट्रक से चिपकी हुई थी। एक सफेद मरी हुई सी शक्ल खिड़की से चिपकी हुई, और उन आंखों में सिर्फ अंधेरा था। एक गहरी तले रहित काली खाली जगह जो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक्सीलेटर और जोर से दबाया। ट्रक गरजा, टायरों ने सड़क को कसकर पकड़ा, मगर उस चीज का वजन, उस चेहरे की छवि, उन खाली डरावनी आंखों का एहसास अब भी मेरे जहन में गड़ा हुआ था, जैसे जरूरत से ज्यादा गहरा ठोंका गया कोई कील। रफीकत बगल में चुपचाप बैठा था। उसकी सांसें अनियमित थीं, उसकी उंगलियां घुटनों पर कांप रही थीं। भाई, तूने भी देखा ना? उसकी आवाज किसी के कानों में बेमन से कहे गए शब्दों की तरह धीमी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं मान लेता तो वो चीज हकीकत बन जाती। सड़क खिंचती चली जा रही थी। अनंत, दमघोंटू, भूरा कुआंों के खत्म होने में अभी 30 किलोमीटर और थे। उसके बाद ही हम इस श्रापित सड़क से बाहर निकल सकते थे, मगर हर बीता हुआ मीटर किसी अदृश्य ताकत से जूझने जैसा लग रहा था। कैबिन के अंदर कुछ बदल चुका था। यहां अब बस हम दो नहीं थे। रफीकत ने सूखी गर्दन निगली। भाई, मुझे लगता है कोई पीछे बैठा है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। चुप कर। पर मैंने सुना। उसकी आवाज कांप रही थी। अभी अभी किसी की सांसें। मैं नहीं सुनना चाहता था, मैं नहीं देखना चाहता था। मेरी नजरें सिर्फ सड़क पर थीं। मैंने दर्पणों में झांकने से इनकार कर दिया, मगर रफीक ने देख लिया। उसकी सांस थम गई, उसका पूरा जिस्म कड़ा हो गया। भाई, उसकी आवाज अब बस एक बुझे हुए दीपक की लौ की तरह कांप रही थी। कोई हमारे साथ है? नहीं, मैंने दांत भींच लिए। यहां कोई नहीं है।
भाई मैं देख रहा हूं। रफिका? ये आवाज मेरी नहीं थी, ये पीछे से आई थी, ठंडी, खोखली, अमानवीय। रफीक का सिर एक झटके में आगे गिरा, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। उसका पूरा शरीर झटके में कांपा और फिर शांत हो गया। मैंने बमुश्किल ट्रक को संभाला। रफीका! मैंने उसे झकझोरा, मगर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, सपाट, खोई हुई। उसके होंठ अध खुले थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों, मगर आवाज अटक गई थी। फिर धीरे धीरे उसका सिर मेरी तरफ मुड़ा, मगर कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं, बहुत धीमी, बहुत अकड़ी हुई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। फिर उसके गले से अजीब दरार भरी आवाज निकली। उसके होंठ कांपे और उसने फुसफुसाकर कहा, हमें रुक जाना चाहिए था। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। यह अब रफीक नहीं था, कोई और उसके अंदर आ चुका था। ट्रक पूरी रफ्तार से अंधेरी सड़क पर दौड़ रहा था, मगर कैबिन के अंदर की खामोशी भयानक थी। रफीक की खाली आंखें मुझ पर जमी थीं और फिर उसने फिर से होंठ हिलाए। तूने सुना नहीं? उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, एक उसकी और एक किसी और की। मैंने अपनी सांस रोकी। तू कौन है? उसका सिर हल्का सा तिरछा हुआ, फिर उसने पलकें झपकाई और बस एक सेकंड के लिए उसकी आंखें काली हो गईं, पूरी तरह काली, जैसी मैंने शीशे में देखी थी। मेरा पेट मिचलाने लगा। रफीकन को छोड़ दो। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। हम पहले ही आ चुके हैं। फिर ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं, हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, मगर ट्रक रुका ही नहीं, जैसे अब उसे चलाने वाला कोई और था। और फिर फुसफुसाहटें लौट आईं हर तरफ से, ट्रक के अंदर, मेरे पीछे। रुको, तुम्हें रुक जाना चाहिए था, हमें अंदर आने दो। और फिर मेरी गर्दन पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ। ट्रक का इंजन अब भी गरज रहा था, मगर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हेडलाइट्स बंद हो चुकी थी, डैशबोर्ड की रोशनी भी बुझ गई थी, जैसे रात ने हमें पूरी तरह निगल लिया हो। मैं कुछ भी नहीं देख सकता था, न अपनी उंगलियां, न स्टीयरिंग, न सड़क। और फिर रुको, कोई मेरी कान के पास सांस ले रहा था। मेरा दिल मेरी छाती में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। अब हम ट्रक में अकेले नहीं थे, रफीकन के अलावा कोई और भी था। और फिर एक हाथ, ठंडा, अजीब, मेरे कंधे पर दबाव महसूस हुआ। मैंने झटके से खुद को दूर खींचा। मेरा कोहनी जोर से दरवाजे से टकराई। रफीका! मैंने चीख कर कहा। बैकअप लाइट्स चालू कर। कोई जवाब नहीं मिला। रफीका? अब तो उसकी खामोशी और भी भारी लगने लगी थी। और फिर एक फुसफुसाहट ठीक मेरे बगल में। मैं रफीक नहीं हूं। मुझे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, कुछ जो बदला रहा था। मैंने ऊपर की लाइट के स्विच को टटोलने की कोशिश की। मेरी उंगलियां हड़बड़ाहट में कांप रही थीं, जब तक कि क्लिक, कैबिन की हल्की बैकअप लाइट टिमटिमाई। और काश मैंने उसे जलाया ही ना होता, क्योंकि जो चीज मेरे बगल में बैठी थी वो अब रफीका नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी सलेटी, हड्डियों पर इतनी कसकर खींची हुई कि मानो कभी इंसानी ही ना थी। उसका सिर एक अस्वाभाविक कोण पर झुका था। उसकी गर्दन सामान्य से ज्यादा लंबी लग रही थी। उसका मुंह हल्का खुला था, सूखे फटे होंठ, मगर उसकी आंखें, वे पूरी तरह काली थीं, खाली, असीम। और फिर उसने मुस्कुराया। अब तू देख सकता है, वो फुसफुसाया। मेरा दिल उछलकर गले में अटक गया। मैं झटके से दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ा, मगर उसका हाथ बिजली की तेजी से बढ़ा, मेरी कलाई जकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मत लड़, उसने धीरे से कहा। तू पहले ही हमारी सड़क पर आ चुका है। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ इंसानों जैसी नहीं थी। और फिर मैंने उन्हें महसूस किया। और भी हाथ, और भी उंगलियां पीछे की अंधेरी सीट से उभरती हुई, मेरे कंधों पर, मेरी बाहों पर, मेरी गर्दन पर। ठंडी मरी हुई उंगलियां मुझे पीछे खींच रही थीं, और मुझे पता था अगर उन्होंने मुझे पूरी तरह अंधेरे में खींच लिया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने एक ही काम किया जो मुझे सूझा। गियर स्टिक पकड़ी और झटके से न्यूट्रल में धकेल दी। ट्रक जोर से हिचकोला खाकर आगे गिरा। एक पल के लिए उन हाथों की पकड़ ढीली पड़ी। बस यही मौका था। मैंने पूरी ताकत से अपनी कोहनी रफीकट के सीने में दे मारी। वो चीज, वो जो अब रफीकट नहीं था, एक अजीब घुटी हुई गड़गड़ाहट में कराह उठा। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया।
झपट कर कैबिन लाइट का मुख्य स्विच दबा दिया। जैसे ही ट्रक में तेज रोशनी फैली, हाथ गायब हो गए, फुसफुसाहटें बंद हो गईं और रफीकत वो खिड़की से लुढ़क गया, ऐसे हांफते हुए जैसे डूबते हुए किसी को किनारा मिल गया हो। उसकी आंखें वापस सामान्य हो चुकी थीं। मैंने गहरी टूटी हुई सांस ली। ट्रक अब धीमा हो चुका था, मगर अब भी उस वीरान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। बहुत देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर रफीकत ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला, उसका शरीर कांपता हुआ। भाई, उसकी आवाज बमुश्किल निकली। ये क्या था? मैंने गला खुश्क महसूस किया। मुझे नहीं पता, मगर मैं जानता था हम इस हाईवे पर अकेले नहीं थे, और जो भी ये चीज थी वो चाहती थी कि हम रुकें। ट्रक आगे बढ़ता रहा, मगर सड़क अब असली नहीं लग रही थी। हाईवे बहुत लंबा, बहुत खाली महसूस हो रहा था, जैसे एक अंतहीन चक्र में फंस गए हों। रफीका अब भी कांप रहा था, अपने बाजुओं को रगड़ते हुए, मानो उन ठंडी उंगलियों का एहसास खुद से मिटाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें अब भी टूटी फूटी थीं। उसकी आंखें हर कुछ सेकंड में शीशों की तरफ जा रही थीं। मैं उसे दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा था कुछ अब भी यहां था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। कैबिन की लाइट अब भी जल रही थी। अंदर हल्की रोशनी फैली थी, मगर मुझे पता था ये उन्हें हमेशा रोके नहीं रख सकती। मैंने एक्सीलेटर पर पैर जमाया। 20 किलोमीटर और, बस 20 किलोमीटर। अंतिम मील का पत्थर यही कह रहा था, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर अब सड़क ठीक वैसी ही लग रही थी जैसी 10 मिनट पहले थी। वही मोड़, वही काली परछाइयां, वही वीरान पेड़ और वही पुराना छूटा हुआ मील का पत्थर। सफेद रंग की हल्की झलक धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिख रही थी। मैंने स्पीडोमीटर देखा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर मैंने डैशबोर्ड पर घड़ी देखी, 2:34। पिछले 15 मिनटों से घड़ी रुकी हुई थी। मेरे भीतर कुछ सर्द पड़ गया। रफीक की सांस अटक गई। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। हम आगे नहीं बढ़ रहे। मैंने जबड़े भींच ली। हम बढ़ रहे हैं भाई। उसकी आवाज अब बमुश्किल फुसफुसाहट थी। मील का पत्थर देख। मैं नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मैं पहले से जानता था उस पर क्या लिखा होगा, मगर फिर भी मैंने देखा और मेरा खून बर्फ की तरह ठंडा हो गया। भूरा कुआं, 20 किलोमीटर, वही निशान, वही हरामखोर निशान। हम 15 मिनट से चला रहे थे, मगर हमने 1 इंच भी सफर तय नहीं किया था। हम इस सड़क पर फंस चुके थे और कुछ हमें यहीं रोक कर रखना चाहता था। रफीकत की सांसें उखड़ने लगी। भाई, हमें रुकना होगा। नहीं, मेरी आवाज मेरी सोच से ज्यादा तेज निकली। हम नहीं रुकेंगे। पर हम नहीं रुकेंगे रफीका। उसने लार निगली, सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मुझे भी लग रहा था। ट्रक गुर्राया, जैसे खुद इस खामोशी को तोड़ना चाहता हूं। मैंने एक्सीलेटर दबाया, इंजन गूंज उठा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़क वैसी की वैसी रही और फिर थक थक थक, धीमी आवाज, नाजुक उंगलियों की हल्की दस्तक। शरीर अकड़ गया। रफीकत की खिड़की से आवाज आई थी। उसका सिर झटके से घूमा, आंखें चौड़ी, डर से भीगी हुई। थक थक थक, अब ज्यादा तेज, ज्यादा जिद्दी। कोई इजाजत नहीं मांग रहा था, कोई मांग कर रहा था। फिर एक आवाज, भैया रुको ना। औरत की आवाज। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। रफीकत के होंठ कांपे। भाई, कोई बाहर है? कोई नहीं है रफीकम, मैंने दांत भींचकर कहा। प्लीज रुको। अब आवाज बिल्कुल खिड़की के पास थी, धीमी, मासूम, लगभग गिड़गिड़ाती हुई। रफीकत की उंगलियां फड़की। वो खिड़की खोलने वाला था। मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। हिम्मत मत करना रफीका, वो कांपती आवाज में फुसफुसाया। भाई, वो रो रही है। वो औरत नहीं है, मैंने कहा। वो इंसान नहीं है। और फिर धड़ाम, कुछ भारी भरकम चीज ट्रक से टकराई। पूरे वाहन ने झटका खाया, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया हो। फिर थक थक थक, मगर इस बार आवाज मेरी खिड़की से आई। मैंने नहीं देखा। मैं देखने से इनकार करता हूं, मगर रफीका ने देख लिया और उसी पल उसकी घुटी हुई, टूटी फूटी चीख निकली। भाई भाई, गाड़ी भगाओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, टायरों की चीखते हुए, मगर रफीका अब भी चिल्ला रहा था। रफीका, तुमने क्या देखा? वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी,
होंठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। तो मैंने शीशे में देखा और मेरे अंदर की दुनिया थम गई। एक चेहरा था मगर इंसानी नहीं। एक औरत का चेहरा मगर खिंचा हुआ, विकृत। उसकी खाल भूरी सफेद सूखी, जैसे लाश कई दिनों तक धूप में पड़ी रही हो। आंखें बड़ी काली गहरी, होंठ ज्यादा चौड़े ज्यादा लंबे, एक बीमार हंसी में खींचे हुए। और वो ट्रक के साथ दौड़ रही थी 80 की रफ्तार से, मगर उसका शरीर सही से नहीं हिल रहा था। उसकी टांगें सीधी थीं, घुटने मुड़ नहीं रहे थे, बाहें ढीली पड़ी थीं, ऐसे जैसे हड्डियों से कटकर लटक रही हों। मगर फिर भी वो हमारे साथ थी। फिर उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और फुसफुसाई, आरिफ। दिल धड़कना भूल गया। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था, मैंने उससे बात भी नहीं की थी, तो फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? और तभी उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया। मैंने झटके से लॉक दबाया। रफीकन, अपना लॉक पकड़ो, मैंने चिल्लाया, मगर रफीका सुन ही नहीं रहा था। वो कांप रहा था, हाथों से अपना सिर पकड़कर, जैसे कोई आवाज उसके अंदर गूंज रही हो। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। उसे मेरा नाम भी पता है, वो फुसफुसाया। मगर मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो अब भी दौड़ रही थी, अब भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। लॉक तेजी से हिला। कैसे? हम 80 की रफ्तार से भाग रहे थे। कोई इंसान इस स्पीड में साथ नहीं दौड़ सकता। और दरवाजा खोलने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं। मगर वो इंसान नहीं थी। उसकी काली आंखें मेरी आंखों में समा गईं। वो मुस्कुराई और फिर लॉक खुद ब खुद ऊपर उठ गया। दरवाजा झटके से खुला, हवा जोर से अंदर घुसी और फिर एक ठंडी सूखी हड्डियों जैसी उंगलियों वाली हथेली मेरी कलाई पर पड़ी, मुझे बाहर खींचने लगी। नहीं, मैंने पूरी ताकत से हाथ झटका, पर वो छोड़े नहीं रही थी। उसकी पकड़ इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत ज्यादा ताकतवर। मेरा शरीर खिंच गया, सिर खुलते दरवाजे की ओर झूल गया। और तभी एक चमकदार रोशनी सड़क पर चमकी। हाई बीम हेडलाइट्स, सामने से आता एक ट्रक सीधा हमारी तरफ। तेज हॉर्न बजा, हकीकत में खींच लाया। मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और पूरी ताकत से बाईं ओर घुमा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर मुड़ा। टायरों की तेज चीख, हवा धाड़ से अंदर घुसी। एक पल के लिए लगा, बस यही अंत है, ट्रक पलटने वाला है, हम मरने वाले हैं। मगर फिर ट्रक संभल गया। मैंने झटके से दरवाजा बंद किया, लॉक धड़ाम से नीचे दबाया। सामने वाला ट्रक गड़गड़ाते हुए पास से निकल गया। उसकी हेडलाइट्स ने सड़क को एक पल के लिए उजाले से भर दिया। और उस उजाले में मैंने देखा, ड्राइवर की आंखें फैली हुई थीं, डर से पथराई, सीधा मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसने भी वो चीज देखी हो जो हमें पीछा कर रही थी। फिर वो ट्रक भी गायब। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, कोई औरत नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस अंधेरा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं सांस रोककर बैठा था। मैंने एक थकी कांपती सांस छोड़ी। रफीकत की आवाज बमुश्किल सुनाई दी, भाई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी नहीं बची। हाथ जकड़े हुए, उंगलियों की गांठें सफेद। मैंने कड़वा घूंट भरा, ठीक हो? वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी नजर खिड़की पर अटक गई थी। खिड़की पर एक हाथ का निशान था, मगर सामान्य नहीं। उंगलियां बहुत लंबी, बहुत पतली, असामान्य रूप से खींची हुई, काले धुंधले निशान, जैसे किसी इंसान के नहीं, किसी और चीज के हाथों से बने हों। और उस निशान के बीच में धूल पर एक शब्द लिखा था, आएगा। न मैं कुछ बोला, न रफीका। ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। मैंने सामने माइलस्टोन देखा, भूरा कुआं, 15 किलोमीटर। हम आगे बढ़ चुके थे, मगर राहत नहीं मिली, क्योंकि अब मुझे पता था हमारा पीछा कौन कर रहा था। ब्रह्म पिशाच। मैंने इनके बारे में पहले सुना था। शापित आत्माएं, न जीवित न मृत, दुनिया के बीचों बीच फंसे हुए, सुनसान सड़कों पर भटकते, सही मौके का इंतजार करते। और अब उन्होंने हमें चुन लिया था। रफीकत की आवाज कांप रही थी, भाई ये खत्म नहीं हुआ ना? मैंने झूठ नहीं बोला, नहीं, क्योंकि अब सच मेरे सामने था। हम उससे भाग नहीं रहे थे, हम सीधे उसकी जाल में फंसते जा रहे थे। ट्रक धड़धड़ाता रहा, मगर सड़क कुछ अजीब लगने लगी। हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर तक ही रोशनी फैला पा रही थी, आगे बस अंधकार था। हवा बदली हुई थी, भारी ठंडी घुटन भरी।
यहां तक कि इंजन की आवाज भी दब गई थी, जैसे हम किसी अनदेखी चीज के अंदर से गुजर रहे हों। रफीका चुपचाप बैठा था, उसकी नजरें सीधी सामने, उसकी सांसें हल्के हल्के चल रही थीं। मगर मैं बार बार साइड मिरर में देख रहा था, न चाहते हुए भी, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझ पर नजरें गड़ाए बैठा हो। मैंने खुद को समझाया, बस मन का वहम है, कुछ नहीं है पीछे, बस सड़क पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। मगर फिर एक झलक, सड़क की नहीं, पीछे फैली सुनसान हाईवे की नहीं, बल्कि एक आंख की, बड़ी, काली, निर्जीव, सीधी मेरी आंखों में झांकती हुई। मेरा शरीर जम सा गया। मैंने तुरंत सिर घुमाया, पीछे देखने के लिए, यह यकीन करने के लिए कि वहां कुछ नहीं है। मगर वो आंख अभी भी आईने में थी, और तभी सच्चाई महसूस हुई। वो बाहर नहीं थी, वो ट्रक के अंदर थी। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। रफीका, आवाज लड़खड़ा गई। कोई जवाब नहीं। रफीका, इस बार जोर से कहा, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। रफीका सीधा आगे देख रहा था, बिल्कुल स्थिर। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बुदबुदा रहा हो। पहले लगा कि वो धुआं पड़ रहा है, फिर सुना, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो धुआं नहीं थी, वो जाप कर रहा था, और उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। मेरा सीना कस गया। रफीका, क्या बोल रहे हो? कोई जवाब नहीं। अब उसकी उंगलियां उसकी जांघों में ढंसने लगी थीं, इतनी गहराई तक कि मुझे लगा खून निकल आएगा। उसका पूरा शरीर तन गया था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रफीका, मैंने जोर दिया। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, और उसी पल मैंने ब्रेक पर पैर दे मारा, क्योंकि जो चेहरा मुझे देख रहा था वो रफीकर का नहीं था। उसकी आंखें सियाह हो चुकी थीं, पुतलियां गायब थीं, और जब उसने मुंह खोला, आवाज उसकी नहीं थी। रुको! मैंने झट से केबिन की लाइट जलाई। जैसे ही उजाला फैला, रफीकर ने जोर से सांस खींची, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी अचानक पानी से ऊपर आया हो। उसके हाथ तेजी से उसके चेहरे तक गए। पूरा शरीर पीछे की ओर झटका खा गया, जैसे उसे किसी अंधेरे से खींचकर बाहर निकाला गया हो। और फिर वो रोने लगा। मैंने कभी रफीक को इस तरह नहीं देखा था, ना इतनी गहरी दहशत में। भाई, उसकी आवाज किसी टूटे हुए इंसान की तरह थी। मैं वहां नहीं था, मैं कहीं और था। उसके हाथ कांपते हुए मेरी बाजू पकड़ते चले गए। भाई, वो मुझसे अंदर बात कर रहा था, मेरे सिर के अंदर। वो मुझे चीजें दिखा रहा था। मैंने जोर देकर पूछा, कौन सी चीजें? उसका गला सूख गया, सांस अटक गई, और फिर उसका चेहरा। सिर्फ इतना ही कहा, और मैंने आगे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं जानना भी चाहता हूं या नहीं। हम दोनों लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। ट्रक रास्ते के बीच में खड़ा था। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली। हमें आगे बढ़ना होगा। रफीक ने अपना चेहरा पोंछा, अब भी हाँफते हुए, और धीरे से सिर हिलाया। मगर भाई, हम जा कहां रहे हैं? मैंने सामने देखा। सड़क वहीं थी, अकेली, वीरान, मगर कुछ बदल चुका था। मैंने मील का पत्थर देखा, भूरा कुआं, 25 किलोमीटर। मैंने पलकें झपकाई। यह गलत था। अभी कुछ देर पहले तो हम सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थे। अब और पीछे कैसे चले गए? एक सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। यह सड़क अब असली नहीं थी। हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, हमें पीछे खींचा जा रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। सांसें धीमी और असमान हो गईं। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने बुदबुदाया। रफीका अब भी कांप रहा था, उसके हाथ घुटनों पर जमे हुए थे। भाई, हम तो बस 15 किलोमीटर दूर थे। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सड़क, ये अंधेरा हाईवे अब किसी असली दुनिया के नियमों को नहीं मान रहा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया, जिद में कि किसी भी तरह इस फंदे से निकलना है। इंजन गरजा, ट्रक आगे बढ़ा, और 5 मिनट बाद एक और मील का पत्थर दिखा। भूरा कुआं, 25 किलोमीटर। फिर से रफीक ने कांपती सांस छोड़ी। हम फंस गए हैं भाई। मैंने कुछ नहीं कहा, कह नहीं सका, क्योंकि अब तक मुझे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। हम कहीं जा नहीं रहे थे, हमें यहां रोका गया था। किसी ने हमें यहीं कैद कर लिया था, उसने, ब्रह्म पिशाच ने। और सबसे डरावनी बात, अब वो ट्रक के बाहर नहीं था, वो अंदर था। रुकना मत, रफीकट ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया।
रुकने का मतलब था हार मान लेना, रुकने का मतलब था खुद को उसके हवाले कर देना। मैंने सड़क पर ध्यान दिया, इंजन की गड़गड़ाहट पर ध्यान दिया, किसी भी चीज पर सिवाय उस डर के जो मेरे सीने में कसता जा रहा था। और फिर हवा बदल गई। सबसे पहले बदबू आई, एक इतनी सड़ी गली दुर्गंध, इतनी भारी और तीखी कि लगा मेरी नाक के अंदर ही कुछ गलने लगा है, जैसे कोई मरा हुआ शरीर हफ्तों से सड़ रहा हो। फिर आई ठंड, साधारण ठंड नहीं, रात की ठंडी हवा की नहीं, ये ठंड गलत थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर घुसकर वहीं रह जाती है। और फिर मैंने सुना सांसों की आवाज हमारे पीछे, ट्रक के अंदर। मैंने सिर घुमाया नहीं, घुमा नहीं सका, क्योंकि मेरे अंदर का कोई गहरा आदिम डर कह रहा था, अगर मैंने देखा, अगर मैंने उसे मान लिया, तो वो हकीकत बन जाएगा। भाई, रफीक की आवाज घुटी हुई थी, कोई हमारे पीछे बैठा है। मैंने आंखें भींच ली, पीछे मत देखना। उसकी सांसें तेज होने लगी। भाई, पीछे मत देखना रफीका। और फिर पीछे सीट हिली, कपड़े के चमड़े से रगड़ खाने की आवाज आई, जैसे कोई अपनी जगह बदल रहा हो। और फिर एक आवाज, गहरी, खोखली, पुरानी, कहां जा रहे हो अरिफा। उसे मेरा नाम पता था। मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उस आवाज ने मेरे अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ा दी। मुझे इसे नहीं सुनना चाहिए था। इंसानों को ऐसी चीजें सुनने के लिए नहीं बनाया गया। रफीक के गले से एक टूटी हुई, डरी हुई आवाज निकली, भाई प्लीज। मैं कुछ नहीं कह सका, सांस तक ठीक से नहीं ले सका। पीछे कुछ फिर से हिला, चमड़े की सीट चरमराई, और फिर एक फुसफुसाहट बिल्कुल मेरे कान के पास। मुझे देखने से डरते हो अरिफ। मैंने दांत भींच लिए। तू असली नहीं है। हंसी, धीमी, ठंडी, मजाक उड़ाने वाली। तो फिर देख लो। मैंने आंखें और कसकर भींच ली। ट्रक हिला, रफीकत ने झटके से सांस खींची, और फिर एक हाथ मेरे कंधे पर आ गया, ठंडा, गीला, गलत। मैंने झटके से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। टायरों ने सड़क पर चीख मार दी, और पीछे से वो चीज हंसने लगी। हम हाईवे पर सरपट दौड़ रहे थे, लेकिन मुझे पता था हम बच नहीं रहे थे। अभी नहीं। ब्रह्म पिशाच हमें खेल खेल में दौड़ा रहा था, हमें यह सोचने दे रहा था कि हमारे पास कोई उम्मीद है। और फिर आगे सड़क पर एक परछाई खड़ी थी। मुझे सोचने तक का मौका नहीं मिला। लंबे बाल, फटे हुए सफेद कपड़े, बिल्कुल स्थिर खड़ी, ना कोई हरकत, ना कोई प्रतिक्रिया, बस इंतजार। भाई, रफीका चीखा। मेरे पास दो रास्ते थे। एक, ट्रक मोड़ता और पलटने का खतरा मोल लेता। दो, सीधा गाड़ी उस चीज के अंदर से निकाल देता। मैंने दूसरा चुना। मैंने दांत भींचे, स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली, और एंड वक्त पर वो परछाई हिली, ना कदम बढ़ाए, ना कूदी, बल्कि बस गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। और फिर फुसफुसाहट, ना पीछे से, ना मेरे कान के पास, बल्कि पैसेंजर सीट से, जहां रफीक बैठा था। एक आवाज जो उसकी नहीं थी, चलाओ अरिफ, हम अब साथ चलेंगे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैं रफीकत की तरफ नहीं देख सका, क्योंकि मुझे पता था अब वहां सिर्फ वही नहीं था। उसकी आवाज मेरे दोस्त की नहीं थी। चलाओ अरिफ, वो चीज फिर बोली। आवाज में कोई जल्दी नहीं, बस एक अजीब सा धैर्य, जैसे उसके पास अनंत समय हो। मैंने कड़वा घूंट भरा और खुद को बोलने पर मजबूर किया, तुझे क्या चाहिए। रफीक का शरीर मेरे बगल में हिला, या फिर जो कुछ भी उसके अंदर था उसने खुद को हिलाया। फिर एक धीमी ठंडी हंसी, मुझे चाहिए जो मैंने बुलाया है। मैंने दांत भींच लिए। हम तुझे लेने नहीं आए, हमने तुझे नहीं बुलाया। हवा और ठंडी हो गई। डैशबोर्ड की लाइट्स झपकने लगी, और फिर ट्रक झटका खाकर हिला। इंजन जोर से हांफने लगा, जैसे किसी चीज में फंस गया हो। मैंने किसी तरह संतुलन बनाए रखा, और अचानक हेडलाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। 5 भयानक सेकंड, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ना आगे कुछ दिख रहा था, ना पीछे, बस ठंडी तेज हवाओं की आवाज। और फिर लाइट्स वापस आ गईं, और मैंने उसे देखा। मैंने झटके से ब्रेक मारा, क्योंकि किसी तरह हम फिर से वहीं थे। वही सड़क, वही पत्थर का मील का निशान, भूरा कुआम, 25 किलोमीटर। हमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। ब्रह्म पिशाच हमें फिर से घुमा लाया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने बुदबुदाया, स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए। हम घंटों से चला रहे थे, ये मुमकिन नहीं था। मैंने धीरे से रफीकत की तरफ देखा,
और मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था, ना राहत में, ना डर में, बल्कि समझदारी में, जैसे उसे पहले से पता था कि यह होने वाला है। भाई, मैंने सावधानी से कहा, यह अभी भी हमारे साथ खेल रहा है। उसकी काली पुतलियां धीरे से झपकी। खेल नहीं आरिफ, उसकी आवाज उसकी नहीं थी। यह फैसला है। मेरा सीना कस गया। कौन सा फैसला? मैंने सवाल किया। रफीकत के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे। एक रहे, एक जाए। ब्राह्म पिशाच एक सौदा चाहता था। इस सड़क पर कोई एक हमेशा के लिए रहना था। नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हम ये खेल नहीं खेलने वाले। रफीकत के अंदर जो था, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मगर तुम पहले ही खेल रहे हो। मगर तुम पहले ही खेल रहे हो। ट्रक का इंजन झटके खाने लगा। ठंड और भी बढ़ गई। बाहर के खेत अब अलग लग रहे थे। पेड़ मुड़ चुके थे। उनकी शाखाएं असामान्य रूप से लंबी और टेढ़ी मेढ़ी। सड़क पहले से संकरी लग रही थी, जैसे यह हमें अपने भीतर समेट रही हो। एक ऐसा रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा रास्ता जहां हम में से किसी एक को हमेशा के लिए रहना था। मैंने रफीकत की तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रफीका, इसे हराने की कोशिश करो। तुम सुन रहे हो? तुम्हें इसे हराना होगा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसका शरीर कांपा, जैसे वो कोशिश कर रहा था, जैसे वो अभी भी वहीं था। लेकिन फिर जो कुछ भी उसके अंदर था, वो हंस पड़ा। रफीका तो पहले ही हार चुका है आरिफ। रफीक तो पहले ही हार गया है आरिफ। और फिर सहयात्री की सीट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तेज रात की हवा अंदर घुस आई। बाहर का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था, अप्राकृतिक। और तभी मुझे समझ आया, ब्राह्म पिशाच मुझसे रुकने के लिए नहीं कह रहा था। उसने पहले ही फैसला कर लिया था। वो रफीक को लेने आया था। नहीं, मैंने रफीक का हाथ पकड़ लिया, ठीक उसी समय जब उसका शरीर आगे की ओर झुका। कोई ताकत उसे खींच रही थी, खुले दरवाजे की ओर। उसका शरीर अब उसका नहीं था। उसके अंग शिथिल थे। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। रफीका, होश में आओ, मैंने चीखते हुए कहा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसकी उंगलियां हिली और फिर उसका मुंह खुला। और उस आवाज में जो उसकी नहीं थी, उसने कहा, मुझे जाने दे आरिफ, मुझे जाने दे आरिफ। मैंने मना कर दिया। मैंने और कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। और फिर एक चीख, ट्रक के अंदर से नहीं, ट्रक के बाहर से। एक आवाज इतनी अमानवीय, इतनी गुस्से से भरी हुई कि पूरा ट्रक हिल गया। ट्रक जोर से झटके खाने लगा। खुला दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। और फिर खामोशी। हवा वापस आ गई। सड़क फिर से सामान्य लगने लगी। इंजन फिर से स्थिर गूंजने लगा। और जब मैंने रफीकत की तरफ देखा, उसकी आंखें सामान्य थीं और वो रो रहा था। हम जीत चुके थे। हम बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। मैं बस चुपचाप ट्रक चलाता रहा। और इस बार मील का पत्थर घटने लगा। 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और फिर हमने रोशनी देखी। वही छोटा सा ढाबा जिसे हमने रात में पहले पार किया था। हमने ट्रक वहीं रोका। इंजन बंद करते ही रफीक ने झटके से दरवाजा खोला, नीचे गिरा और घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं बस वहीं बैठा रहा, अपने हाथों को घूरता हुआ, बहुत सुन्न महसूस करते हुए। हम जिंदा थे, हम बच गए थे। लेकिन मुझे पता था, दिल की गहराइयों में वो चीज अब भी बाहर थी, अब भी इंतजार कर रही थी, अगले यात्री के लिए, अगली आत्मा को अपना बनाने के लिए। और जब मैंने आखिरी बार उस सुनसान हाईवे की तरफ देखा, मुझे दूर एक आकृति दिखी, एक अकेली परछाई, बिल्कुल स्थिर खड़ी, हमें देखती हुई। और फिर वो गायब हो गई। हम बच गए थे, लेकिन ब्रह्म पिशाच का शिकार कभी नहीं रुकेगा। जब तक ये सड़क बनी रहेगी, जब तक लोग इस श्रापित रास्ते से गुजरते रहेंगे। मैंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।